नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 88 अर्थात 88 के बारे में। यह वर्कशीट अनुच्छेदों पर आधारित है और इसमें भारतीय राष्ट्रवाद वाले अध्याय का अध्ययन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन अनुच्छेदों में हमें क्या बताया गया है और उसके बाद इन अनुच्छेदों में जो सवाल हमसे पूछे गए हैं हम उनके जवाबों को लिखना जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में अनुच्छेदों का अध्ययन। दोस्तों, सवाल इस प्रकार है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी यानी HSRA की स्थापना की गई। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाइयां करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सेना से कई प्रतीकों को निशाना बनाया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, दोस्तों दन लिखा है लेकिन ये दन नहीं है, दत्त है, दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई, उस समय उनकी उम्र केवल 23 वर्ष थी। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता की सर्वोपरि सेना की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। इन आदर्शों के लिए और उस विशाल विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों, ये था अनुच्छेद। अब इसके 4 प्रश्न हमारे सामने रखे गए हैं जिनके जवाबों को हम एक एक करके लिखना जानेंगे। एक बार सवाल पर नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद अन्यत्र हम इन सवालों के जवाबों को लिखेंगे। पहला सवाल है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की गई थी। दूसरा है भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों पर प्रकाश डालिए। तीसरा, भगत सिंह ने क्यों कहा कि हम बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि वे समाज में क्रांति चाहते हैं। और चौथा सवाल, उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो दोस्तों, अब एक एक करके हम इन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में दिल्ली में की गई थी। दूसरा है भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भगत सिंह अपने विचारों में क्रांतिकारी थे, इसीलिए वे समाज में क्रांति लाना चाहते थे। साथ ही उनका मानना था कि समाज का वास्तविक पोषक श्रमिक वर्ग है। उनका मानना था कि क्रांति को रोका नहीं जा सकता क्योंकि क्रांति मानव जाति का जन्मसिद्ध अधिकार है। दोस्तों, तीसरा सवाल है कि भगत सिंह ने क्यों कहा था कि बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि वे समाज में क्रांति चाहते हैं। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भगत सिंह अपने विचारों में क्रांतिकारी थे और वे समाज में क्रांति लाना चाहते थे। इसके लिए बम और पिस्तौल को साधन के रूप में चुना गया था। ये बंदूक और बम हिंसा का साधन थे और किसी की जान लेने का माध्यम नहीं थे, बल्कि उनके लिए ये क्रांति लाने का साधन और प्रतीक थे। दोस्तों, अगला सवाल कि उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। भारत को आज़ाद कराने के क्रम में अनेक विचारधाराओं के लोगों ने योगदान दिया। इनमें एक वर्ग क्रांतिकारियों का था जो बम और बंदूक के बल पर भारत को स्वतंत्र करवाने के पक्षधर थे। इनमें भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त आदि शामिल थे। इन क्रांतिकारियों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1928 में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की तथा अपने क्रांतिकारी मंसूबों को अंजाम देने के लिए भगत सिंह
तथा बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा दी गई। तो दोस्तों इस तरीके से हम इन अनुच्छेदों में पूछे गए सवालों का जवाब लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि अगला अनुच्छेद क्या कहता है। दोस्तों अनुच्छेद नंबर 2, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद दे सकते हैं। जर्मनी के ट्यूविजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्राइड्रिक लिस्ट ने 1834 में लिखा था। क्या लिखा था देखते हैं। जोल्वे राइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में बांध देना है। यह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए कि मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। तो दोस्तों ये था अनुच्छेद और इसके जो 4 सवाल हैं वो इस प्रकार हैं। हम पहले सवालों पर नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद अन्यत्र इन सवालों के जवाबों को लिखना देखेंगे। पहला सवाल है कि जोल्वे राइन का उद्देश्य क्या था। दूसरा, फ्राइड्रिक लिस्ट कौन थे। तीसरा, मुक्त आर्थिक व्यवस्था के महत्व का वर्णन कीजिए। और चौथा, राष्ट्र के एकीकरण में अर्थव्यवस्था की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब इनके जवाबों को हम देखते हैं एक एक करके कि कैसे हम इन सवालों के जवाबों को लिख सकते हैं। दोस्तों पहला सवाल है कि जोल्वे राइन का उद्देश्य क्या था। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जोल्वे राइन का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना था। दूसरा है कि फ्राइड्रिक लिस्ट कौन था। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि फ्राइड्रिक लिस्ट जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, जिन्होंने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जोल्वे राइन मॉडल तैयार किया। तीसरा क्वेश्चन है कि मुक्त आर्थिक व्यवस्था के महत्व का वर्णन कीजिए और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मुक्त आर्थिक व्यवस्था का अर्थ होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें देश अपने आर्थिक विकास के लिए अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। चौथा और लास्ट सवाल है कि राष्ट्र के एकीकरण में अर्थव्यवस्था की भूमिका का वर्णन कीजिए और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एक अर्थव्यवस्था देश के विभिन्न भागों को आर्थिक आधार पर जोड़कर देश के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 88। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका दोस्तों तहे दिल से शुक्रिया।